सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। कराची में कारों को पार्क करना जितना आसान है उससे भी कहीं ज्यादा आसान कारों को ट्रांसफर करवाना है। अब ये फाइल मैं रिश्वत दे के ट्रांसफर करवा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे। बस रस मलाई खिलाइए और कार ट्रांसफर कराइए। पाकिस्तान की नेकनामी अपनी अपोजिशन के हाथों हो रही है। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है। भारत की नेकनामी मोदी जी के हाथों हो रही है। देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ हो तुम? इसराइल की नेकनामी अरब दुनिया के हाथों हो रही है। Israel and we will start the process of normal relations with Israel. ट्रंप की इसी जिद ने कैसे पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। Thank you very much. Thank you. जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नेकनामी पर व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा। यही तो डोनाल्ड ट्रंप मात खा गए। तो यहाँ पे देखा था कि किस तरह पाकिस्तानी इंडियंस का वेलकम करते हैं। सच अ वार्म वेलकम। आजकल एक ही रोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। लेकिन कुछ ऐसे भी बूढ़े नौजवान हैं जो कोरोना के मौसम में भी नाचते गाते दिखाई देते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। कोरोना कहाँ नहीं आया, इंसान से लेकर हैवान तक, अवाम से लेकर ऐवान तक, रेडियो से लेकर टेलीविजन तक, टेलीफोन से लेकर टेलीट्यून तक कोरोना आया और पूरी दुनिया पर छा गया। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ धोना नहीं आया। लेकिन जब कोरोना सुर और ताल में आया तो हमें भी समझ में आया। शायद आपको भी समझ में आ जाए, जरा सुनिए। मेरा सबसे है कहना अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ न मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है। ये एक अच्छी खबर सारी दुनिया जानती है, कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान से दुनिया में फैला और करोड़ों इंसानों पर हमला करके दुनिया के लाखों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया, जिसकी जद में पाकिस्तान भी शामिल है। एक पाकिस्तानी फर्म ओविक्स टेक्नोलॉजी के सेकंड डायरेक्टर ताहिर महमूद चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह बात बताई है, जिसका तर्जुमा चीन के शहर वुहान में रहने वाले भारत के एक बाशिंदे ने किया है। उनका कहना है कि वुहान का तकरीबन हर शहरी कोरोना वायरस की बीमारी का शिकार है, मगर इसके इलाज के लिए अस्पताल जाना या वैक्सीन लगवाना या फिर अनजानी अद्वियात के इस्तेमाल करने के बजाय चीनी लोग 3 बातों पर अमल करते हैं। नंबर 1, दिन में 3 से 4 मरतबा गर्मा गर्म चाय पीना। नंबर 2, खोलते गर्म पानी से स्टीम या भाप लेना। और नंबर 3, दिन में 3 से 4 मरतबा गर्म पानी से गरारे करना। ऐसा करने से आप सिर्फ 5 दिनों में कोरोना वायरस को मार भगाएंगे। इस इलाज से फायदा भी होगा और नुकसान का अंदेशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं हूँ सानिया गुल और लाइव हूँ आपके लिए नए अमेरिकी सदर जो बाइडन और दुनिया भर के नए फसाने। ट्रंप तो चले गए और जो बाइडन आ गए और अमेरिका पर छा गए। I will be a president for all Americans, all Americans. और आज कमला हैरिस अमेरिका की पहली एशियाई नायब सदर बन गई हैं। जो बाइडन ने ट्रंप की लगी इमिग्रेशन पॉलिसीज को तब्दील कर दिया। I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people. और मुसलमानों पर लगे हुए ट्रंप के बैन को भी हटा दिया। On day one, I'll end Trump's unconstitutional Muslim ban. अब सारे गैर कानूनी इमिग्रेंट कानूनी हो सकते हैं। इस ऐलान से लाखों लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई।
पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने जो बाइडन को सदारती ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। Prime Minister Imran Khan has congratulated the 46th President of the United States, Joseph R. Biden, on the occasion of his inauguration. पाकिस्तान के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका से ख़राब नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रैवल बैन लगाया था कुछ मुसलमान मुल्कों पर, पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया था। और इसके अलावा कश्मीर पे उन्होंने मीडिएशन की ऑफ़र की, इमरान खान कहते हैं, जो कि माजी में कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वो इससे कतराता था, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में इसका रिएक्शन जो है वो अच्छा नहीं होगा। जो बाइडन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि वो एक ऐसे सदर हैं जो पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप के डायनामिक्स को माजी में आने वाले प्रेसिडेंट्स की निस्बत बहुत बेहतर समझते हैं। वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और उन्हें 2008 में सिविलियन अवार्ड हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा किया था अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी के लिए उनकी खिदमात पर। लेकिन पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो जाहिर है कि भारत ही को बनाएगी, लेकिन इस चीज़ को भी मेक श्योर करेगी कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते ख़राब ना हो, बेहतर ट्रैक पे रहे, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था और रहेगा। जो बाइडन के अमेरिकी सदर बनने पर साबिक सदर बराक ओबामा ने उन्हें मुबारकबाद दी है। Well, good evening, America. Obviously, there was a personal element to see my former vice president become the 46th president, to see Kamala Harris as our first woman vice president. जॉर्ज बुश ने भी जो बाइडन को वेलकम किया है। Well, I think the fact that the three of us are standing here talking about a peaceful transfer of power speaks to the institutional integrity of our country. साबिक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी जो बाइडन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। So this is an unusual thing. We are both trying to come back to normalcy, deal with totally abnormal challenges, and do what we do best, which is try to make a more perfect union. It's an exciting time. इसका मतलब ये हुआ कि नए सदर के आते ही पुरानी फाइलें बंद हो गई। न जाने किस वजह से जो बाइडन ने अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पूरे भारत को अपनी काबीना में कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरह दाखिल कर दिया है। चले फिर देखते हैं वो कौन लोग हैं जिनका नाम नई इंतजामिया में शामिल हुआ है। ये हैं अजरा ज़िया, जो डिप्लोमेट हैं। स्टेट डिपार्टमेंट में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज करने पर इनकी नौकरी चली गई, लेकिन जो बाइडन ने हलफ उठाते ही इन्हें डेमोक्रेसी, सिविलियन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारियां देकर अपनी सेक्रेटरी बना दिया। हो सकता है अब भारत में होने वाली अक़लियतों के साथ नाइंसाफियां खत्म हो जाएं। ये हैं नेहा गुप्ता, जो वकील थीं, जिन्हें व्हाइट हाउस में एसोसिएट काउंसिल बना दिया गया। गुप्ता का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी। ये हैं सबरीना सिंह, जो कमला हैरिस की कैंपेन की प्रेस सेक्रेटरी थी, मगर अब इन्हें डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब देखना ये है कि सबरीना सिंह प्रेस की आज़ादी के लिए काम करती हैं या खुद आज़ाद हो जाती हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो बाइडन ने कोरोना को मार भगाने के काम पर लगा दिया है। कोरोना का रोना भी खत्म हो जाएगा और किसी की सर्जरी भी नहीं होगी। ये है माला ओडिका, जो पॉलिसी डायरेक्टर बनकर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान को इनकी बड़ी जरूरत थी। हो सकता है अरब ममालिक भी इसराइल के लिए इनकी मदद मांग लें। सोनिया अग्रवाल डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी पर काम करेंगी, क्योंकि सोनिया 200 पावर प्लांट पॉलिसी एक्सपर्ट को पहले भी अमेरिका के बंधन में बांध चुकी हैं। तो सोनिया जी एक पावर प्लांट हमें भी देगा। वेदांत पटेल, जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में इन्हें भी अपना प्रेस सेक्रेटरी बना लिया। प्रेस सेक्रेटरी तो लगते ही नहीं। ये हैं तरुण छाबड़ा, जो टेक्नोलॉजी के साथ नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी अदा करेंगे। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े माहिर हैं, मगर क्या करें, सब लंदन चले जाते हैं। और ये हंसती मुस्कुराती खातून वनीता गुप्ता हैं, जो पहले भी ओबामा हुकूमत के लिए इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए लड़ती रही हैं। लड़ाका तो ये बिल्कुल भी नहीं लगती। हो सकता है इंसाफ के लिए अपने घर में लड़ती होंगी। इनका नाम विदोर शर्मा है और व्हाइट हाउस में कोरोना पेशेंट्स की दाखिले पर पाबंदी के इंचार्ज हैं। मुझे तो लगता है कि शर्मा जी जो बाइडन जी को भी बगैर सर्टिफिकेट के व्हाइट हाउस में नहीं जाने देंगे। और इनका नाम सुमेरा फाजली है, जो व्हाइट हाउस में NEC की डिप्टी डायरेक्टर होंगी। इनका दुपट्टा बता रहा है कि इनका ताल्लुक किसी मुसलमान घराने से है,
नेशनैलिटी तो उनकी बताई नहीं गई थी। और अब देखिए खातून अव्वल जिल बाइडन की मुस्कुराहट, जिन्होंने इंडियन अमेरिकन गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल डायरेक्टर बना दिया, जबकि गरिमा वर्मा एंटरटेनमेंट की दुनिया में पैरामाउंट पिक्चर्स और वाल्ट डिज्नी की कंपनी ABC नेटवर्क में भी काम कर चुकी हैं। खातून अव्वल तो फिर खातून अव्वल होती हैं, जिसको जो चाहे बना दें। ये किसी टूथपेस्ट का इश्तिहार नहीं है, बल्कि इनका नाम समोना गुहा है, जिनको साउथ एशिया में अमन के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनकी तो आंखें बोल रही हैं और दांत बता रहे हैं कि अब दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। आंख से आंख मिलाने वाली ये खातून रीमा शाह हैं, जो इससे पहले कमला हैरिस और जो बाइडन की डिबेट की तैयारियों का काम कर चुकी हैं, लेकिन अब डिप्टी एसोसिएट काउंसिल बनकर पूरे व्हाइट हाउस के दांतों को चमकाएंगी। आंख से आंख मिलाने वाली लड़की दांत कैसे चमकाएगी? कश्मीर में पैदा होने वाली आयशा शाह व्हाइट हाउस में डिजिटल स्ट्रेटेजी की पार्टनरशिप मैनेजर बन गई हैं। मैं तो ये कह सकती हूँ कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये लड़की डिस्प्यूटेड नहीं लगती। जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर काम करने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की खातून का नाम शांति क्लाठेल है, जो इंटरनेशनल फोरम पर दुनिया में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। अगर शांति दुनिया में जमहूरियत के लिए काम करेंगी तो शांति तो आएगी। मीरा टंडन का ताल्लुक रवीना टंडन से बिल्कुल नहीं है। ये इंडियन खातून अमेरिका के बजट और उसकी मैनेजमेंट का काम संभालेंगी। ताल्लुक टंडन से हो या लंदन से, बजट तो हमारे पास ही बहुत है, बस रिमोट कंट्रोल IMF के हाथ में है। लेकिन जो बाइडन मोदी जी को भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ हो तुम? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। अब ये तो हमें नहीं पता, मगर यकीन है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अपने नरेंद्र मोदी जी को नहीं भूलेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट कराएंगी। जो चौकीदारी ना सही चाय तो बना सकते थे, तिरंगा साथ नहीं ला सकते। जो बाइडन की काबीना में भारत के अमेरिकियों को शामिल करने पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम दुनिया के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम शायद दुनिया की तारीख में और भी बुलंद हो जाता। हंगामी हालात में जो बंदा भी एतमाद का लगा उसे लगा ही दिया। मुसलमान परेशान ना हो। जो बाइडन जी के बारे में लोग कहते हैं, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। वैसे वो जिस दिन भी मुझे ट्वीट करेंगे, मैं स्वीट बनकर जो बाइडन जी को ज्वाइन कर लूंगी। आखिर मैं भी तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की हूँ। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। क्या आपको पंजाबी आती है? नहीं? कमाल है, पाकिस्तान में रहते हैं और पंजाबी नहीं आती। मुझे तो पंजाबी आती है और शायद इस शायर ने मेरे ही लिए ये शेर कहे हैं, आप भी सुनिए। साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, तेरी गल ए कोई गल है। साडा किधरे नाम ही कोई नहीं, तेरी गल ए कोई गल है, ते साडे सिर ते तेरी सारी बल्लो बल है, कोई गल है। गरीब नवाज या गरीब नवाज। मुसलमानों पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जाने के लिए भारत की राहें तंग होती जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय सिखों के लिए करतारपुर की राहें दिल से खोल दी हैं। मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते। इसका जवाब तो भारत से करतारपुर आने वाली ये खूबसूरत लड़की दे सकती है कि कौन सा मुल्क किसको खुले दिल से वेलकम कर रहा है। मुझे फ़िलहाल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान के ही किसी गुरुद्वारे में आई हूँ। Lot of people who want to come here, and at least that way there is a lot of love which will be exchanged. So thank you for taking that decision. Please continue with it. हमें यहाँ आकर बहुत बहुत अच्छा लगा
और यहाँ की जो इंतजाम है बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की कोई हमें दिक्कत नहीं आई। बड़ी चढ़ती कला थे महाराज जी कलगीधर पातशाह, गुरु नानक पातशाह की चढ़ती कला। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर में भारत से आने वाले सिखों को मुकम्मल आज़ादी और भगत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। तो यहाँ पे देखा था कि किस तरह पाकिस्तानी इंडियंस का वेलकम करते हैं, सच अ वार्म वेलकम। तो वो आज मैंने सच में खुद एक्सपीरियंस किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेलकम ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी इज सो वार्मिंग। I feel like coming back to Pakistan again. लेकिन भारत ने कश्मीरियों और सदियों से आबाद अक़लियतों का जीना मुश्किल कर दिया है, जिसका सबूत नए कानून और तवील अरसे से कश्मीर में लगा कर्फ्यू है, जहां निहत्ते इंसानों पर तशद्दुद जारी है और आवाज़ उठाने वालों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। फिर भी मोदी जी अपनी हठधर्मी पर कायम हैं। कहते हैं कश्मीर से कर्फ्यू नहीं हटाऊंगा, चाहे मुझे दिल्ली की राजधानी से हटा दिया जाए। और अब चलते हैं इस्लामाबाद के स्टॉक एक्सचेंज में और सुनते हैं कि हमारी जिंदगी में स्टॉक कहाँ है और एक्सचेंज किसके हाथ में है। स्टॉक एक्सचेंज के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इशूअर्स के लिए जो कंपनीज लोग अपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाते हैं, एक उनके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने अगर कैपिटल रेज करना है, अपनी कंपनी की एक्सपेंशन करनी है, कंपनी को ग्रोथ प्रोवाइड करनी है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करवाते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। और एक यूज़र्स के लिए है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनीज़ के अंदर शेयर्स को बाय करके उनके प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार बनते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिशियल चीज़। सुनते हैं इस काम के बारे में लोग क्या कहते हैं। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जो है वो राइज पे है। आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 3 जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें से एक है। तो आई थिंक वी मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा ही पैसा बनाता है। कहते हैं कि सरमाया लंबी मुद्दत के लिए पार्क करें, मगर यहाँ तो पार्किंग लॉट से कारें भी चोरी हो जाती हैं, तो सरमाया कैसे लंबी मुद्दत के लिए पार्क करें। आपने कहीं ना कहीं पैसों को पार्क करना है, तो आप ज़ाहिर बात है आप ख्वाहिश रखेंगे कि एक ऐसी जगह पे पैसों को पार्क किया जाए जहां मैक्सिमम रिटर्न हासिल हो। तकरीबन 500 प्लस कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं। हर सेक्टर की हैं, टेक्सटाइल की भी हैं, ऑटोमोबाइल की भी हैं। तो डाइवर्सिफाइड किस्म की कंपनीज और बिजनेसेस की कंपनीज जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। आजकल जैसे कंस्ट्रक्शन, स्टील एंड सीमेंट सेक्टर जो है वो बड़ा बूमिंग चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर बड़े इंसेंटिव्स दिए हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर आप मुख्तलिफ कंपनीज में अपनी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आम आदमी को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर उसको मतलब राय ले, लोगों से पूछे जो करते रहे इन्वेस्टमेंट, तो बाकी यही है बेहतर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के तहत आपको ज़्यादा रिटर्न देती है देन दैट ऑफ एनी अदर एसेट क्लास। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त में रोशन डिजिटल अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और उस बैंक अकाउंट के थ्रू वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा हुकूमत काम कर रही है, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे हमारी बात होती रहती है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ओवरसीज़ है। आपके एक्सचेंज में ब्रोकर का क्या किरदार है? फिर ब्रोकरेज हाउस में किसी में भी जाते हैं, आप देखभाल के अच्छी रेपुटेशन वाले ब्रोकरेज हाउस में जाएं तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह। कराची में कारों को पार्क करना जितना आसान है, उससे भी कहीं ज़्यादा आसान कारों को ट्रांसफ़र करवाना है। बस रसमलाई खिलाइए और कार ट्रांसफ़र कराइए। ज़रा सुनिए ये नौजवान सोशल मीडिया पर कितना सोशल होकर बोल रहा है। आइए आप भी सिंध की सरकारी रसमलाई खाइए। मैं अपनी गाड़ी ट्रांसफर करवाने आया था और ये सोच के आया था, पिछले 8 दिन से आ रहा हूँ, ये सोच के आ रहा हूँ कि इस बार मैं बगैर रिश्वत और बगैर पर्ची, बगैर जान पहचान की गाड़ी ट्रांसफर करवाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम खाता हूँ कि आज मैं बिल्कुल फेल हो चुका हूँ, थक हार चुका हूँ, और अब ये फाइल मैं रिश्वत दे के ट्रांसफर करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल ऑनर मेरे साथ है इस गाड़ी का, लेकिन आज तक 8 दिन तक मैं गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करा सका हूँ। मेरी हुकूमत सिंध से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए जिस तरह आपने नादरा में बेहतरी की है, उसी तरह ये सिविक सेंटर का निज़ाम बेहतर करें, ताकि बच्चा भी आगे यहाँ पे गाड़ी ट्रांसफर कर सके। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि एक साहब मुझे यहाँ पे और मिले, बताइए अपना एक्सपीरियंस है। भाईजान ये लोग सदियों के बिगड़े हुए हैं,
इनका कोई हल नहीं होने वाला। हर डिपार्टमेंट आके अपना हिस्से की रोटी यहाँ से लेके जाता है, इसलिए ये सब बेकार बातें हैं कि ये सुधर जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे जब। और मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि जब से आप लोगों ने गाड़ी ली है, ये जब भी गाड़ी नाम पे ट्रांसफर करवाई है, इसकी फीस 2000 रुपये जाती है। क्या कभी आपने 2000 रुपये में या 1500 रुपये में गाड़ी ट्रांसफर करवाई है, या हमेशा आपको 5000 रुपये देने पड़ते हैं? क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये 1500 रुपये में गाड़ी ट्रांसफर करा के गया हूँ। मुझे हमेशा इसमें रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफर का मसला इन्होंने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। अगर रसमलाई खाने वाले कारिंदे को सिंध सरकार रसगुल्ला खिला दे तो मुंह का जायका भी बदल जाएगा और साल को रकम भी नहीं अदा करनी पड़ेगी। और अब देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर एक रिपोर्ट कि ऑनलाइन तालीम उस तरह हो नहीं पा रही जिस तरह बच्चे को होनी चाहिए। उसका बड़ा उनकी तालीम पे तो बहुत इसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान में टीचर्स दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे वर नॉट ट्रेन्ड के एकदम से उनको इस तरह से करके ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर लाया जा सके। इसी तरह से बच्चे बिल्कुल ट्रेन नहीं है, हमें घरों में पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है। आई नो टीचर्स अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एक्सेट्रा, मगर दे आर क्वालिफाइड टू डू दिस और हम नहीं हैं। मुझे स्कूल इसलिए याद आता है क्योंकि मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेल सकती थी, हम ईच अदर को मीट कर सकती थी। लेकिन अब बस घर पे अब हम होते हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस घर पे लेते हैं, और जब हम ले लेते हैं उसके बाद हमें होमवर्क करना होता है। तो मुझे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी लगती है। मैं 1 साल से कर रही हूँ तो मुझे आदत भी हो गई है। लेकिन शुरू में थोड़ा अजीब था क्योंकि मुझे मेरी असाइनमेंट्स टर्न इन नहीं करनी आती थी, असेसमेंट्स नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है, टेक्नोलॉजी का सब कुछ समझ में आ गई है। मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम में भी वेरिएशन है, अमीरों के बच्चों के लिए एक एजुकेशनल सिस्टम है, गरीबों के लिए दूसरा है, वहाँ पे जो फीस है वो ऐसे ही ले रहे हैं। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। 8 दिनों का काम में नहीं हो रहा, हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं है, हर चीज़ महंगी है। सब लोग गरीब लोग अक्सर ज़्यादा परेशान है, तो थोड़ी सी उनको जो है करनी चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि वो सर से ऊपर है, अभी उनका गुजारा नहीं होता है इस महंगाई में। लोग कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि वो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हम तो कहते हैं कि हुकूमत को अच्छे काम करे, कोई गरीबों का भी ख्याल करे। इमरान खान अभी तो वो फिलहाल तो लगे हुए हैं इस मुल्क को बेहतर करने में, क्योंकि जो पीछे 30-35 सालों में जो गंद किया हुआ था इन लोगों ने, उसको अब बेहतर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाकी हुकूमतों ने टाइम लिया, इनको भी टाइम दिया जाए फिर, ताकि पूरा एक रिजल्ट सामने आ सकेगा 5 साल के बाद कि उनका क्या है ना। आम लोगों का ख्याल है कि हुकूमत बिजली, गैस और बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसाइल से बेखबर है। हुकूमत ने जो वादे किए थे, जो इक़दामात किए थे कि हम मकान देंगे, घर देंगे, जो गरीब लोग हैं उनका हम भला करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। गरीब तो वहीं का वहीं भी नहीं, उससे काफ़ी बहुत पीछे चला गया है। इस हुकूमत के बारे में हमें उम्मीद नहीं है कि क्या करेगी। जो भी करेंगे वो मेरे ख्याल में गरीब को ख़त्म करने के लिए करेंगे। लेकिन सियासी लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत इन तमाम मसाइल से बाखबर है, तो फिर गरीबी के बजाय गरीब क्यों ख़त्म हो रहा है? गुर्बत जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारी मतलब खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको सस्ता होना चाहिए। उसमें आटा, चीनी, दालें, सब्ज़ियाँ, तो उसके लिए हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। कुछ दानिश्वरों का ख्याल है कि आवाम शादी के चंद सालों बाद ही बच्चों की तादाद में या आबादी के फैलाव में इतनी तेज़ी से खुद कफील हो जाती है कि मुल्क का अमीर वजीर या वजीर आज़म भी उनकी किफ़ालत के तकाजे पूरे करने में नाकाम हो जाए। ना उसके पास घर बनाने के लिए पैसा होता है, ना बच्चों के स्कूल की फीस और ना ही घर में दाना पानी। ये हालात बहुत बुरे हैं आजकल, बहुत सख्त। सारे मंगने के लिए सारे लोग अभी मंगना शुरू कर दिया था। कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन पाकिस्तान में तो आबादी का सैलाब आया हुआ है। देखते हैं कर्नल असद इस बारे में क्या कहते हैं।
पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 4.25 करोड़ की, वेस्ट पाकिस्तान जिधर हम बैठे हैं 3.25 करोड़ की आबादी। अब आई एम टॉकिंग ऑफ 1947, 2021 में आ गए हम लोग। 74 ईयर्स के बाद, आप यूँ समझिए 73.5 ईयर्स के बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, तो वो 4.25 करोड़ से 74 सालों में 16 करोड़ पे गए। हम 3.25 करोड़ की आबादी से उठ के तो 22 करोड़ को जाके टच कर ले। सो यू कैन मेक आउट के जब इतनी ज़्यादा आपकी आबादी होगी, रिसोर्सेज आपकी कम हैं, आप तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क हैं, रिसोर्सेज आपकी कम हैं, घर में खाने वाले कम होंगे तो अखराजात ऑटोमेटिकली एक लिहाज से कम हो जाएंगे। आबादी में बार बार आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, दिस इज़ की फैक्टर जिस पे कोई बात नहीं करता, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश रहता है। और ये है भारत के किसानों की आवाज़। आपने पाकिस्तानियों का गीत सुना, अब आप भारतीय किसानों के जज्बात भी सुनिए। कि किसानों को इस कानून की ज़रूरत नहीं थी, इस कानून को रद्द किया जाए। और जो हमारी मीटिंगें हुई हमारे नेताओं की उनके साथ, उसमें वो एक बात बोलते हैं, वो छल करते हैं। देखिए, जो हमारा स्टैंड शुरू से है कि 3 कड़े कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए, ये शुरू से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान चाहे तो वह सरकार का दाना पानी बंद कर सकता है, लेकिन किसान औरतें अपना दाना पानी साथ लाई हैं और भूखी सरकार को भी खिला रही हैं। मगर कब तक? जब हमारी जमीन जायदाद कुछ न रहा तो हम घर में क्या करेंगे? इट्टा खाएंगे? क्या खाएंगे घर में रह के? जब हम आंदोलन करेंगे तो हमारे कानून है जो हमारे हक में होंगे, तो फिर ही हम घर में जाएंगे, फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। नहीं तो हमारी जमीन जायदाद सबका चली जाएगी, तो फिर हम घर में जाकर क्या करेंगे? और अब सुनिए किसान खानदानों की माएं बहनें भारत सरकार के बारे में क्या कहती हैं। जब तक हमारे हक नहीं मिलते, हमें जब तक ये कानून रद्द नहीं होता, हम तक जब तक यही है ना तब तक। अब तक भारत में 120 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके मुतालबात वही के वही हैं। तो क्या मोदी जी तारीख में अपना नाम चौकीदार के बजाय हिटलर लिखवाना चाहते हैं? हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमने रद्द करवाने हैं जी। तो ये सेकंड चीज है कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में इतना बड़ा आंदोलन। और तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया का जो फार्म क्राइसिस है, एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है, वो इस आंदोलन की तरफ देख रहा है। भारत में जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है वही ईसाइयों के साथ हो रहा है, वही मुसलमानों के साथ हो रहा है और वही सिखों के साथ हो रहा है कि 31 दिसंबर 2021 को मोदी जी इन सब को भारत से मार भगाएंगे। 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इस दिस कंट्री, हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे, ये हमारा संकल्प है। अब सुनिए सोशल मीडिया पर भारतीय नौजवान के जज्बात, जो सरकार से कह रहा है सब याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा,
सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है। हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा, हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा। और मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके, हथौड़ियां लेकर दफतन मेरे घर में घुस आना, हथौड़ियां लेकर दफतन मेरे घर में घुस आना। मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना। मेरे लखते जिगर मतलब चाइल्ड, माई चाइल्ड, मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, यूं बेअंदाज होकर झुंड में खड़े होकर तुम्हारा मुस्कुराना। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से। सब ठीक है हर जबान में तुतलाना, सब ठीक है हर जबान में तुतलाना। रात होते ही हक मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना। सब याद रखा जाएगा। जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। जमी पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। और ताकि तुम्हारे नाम पर लानतें भेजी जा सके, ताकि तुम्हारे नाम पर लानतें भेजी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर स्टैचूज, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सकें। तुम्हारे नाम, तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर आने वाली हर कहानी बुरी नहीं होती, इसमें अच्छाई का भी पहलू होता है, जिसे सुनने के लिए आपको पहलू नहीं बदलना पड़ता, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ होती है। इसी दुनिया की आवाम की आवाज़ जरा सुनिए। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। कुछ कुछ होता है, इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब हम लौटने लगे तो मेरी पत्नी बोली कि आप मुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट हैं। पहली बात तो ये कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे ही करना है, यहाँ तो जिंदगी भर का मरना है। दूसरी बात ये कि उसे प्यार करने के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, यहाँ मिलना करना तो दूर, जिस दिन ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हजार की चोट लगना मामूली। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि उसे जिससे प्यार करना है वो उसकी खुद की बीवी नहीं। आपने सारे जहां के फसाने सुने, अगली बार लाऊंगी आपके लिए सोशल मीडिया और पाकिस्तान के फसाने। सानिया गुल को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दुनिया भर के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब का भी शुक्रिया, जिनके न्यूज क्लिप्स की मदद से आज का प्रोग्राम तैयार किया गया।